वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यूसीएल कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करता। और हम लोग जब भी यूसीएल की कोई भी गेम्स हो, चाहे एक स्ट्रॉन्ग टीम और एक वीक टीम हो, अगर हम उसको प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं तो प्रिडिक्शन जो है वो कभी कभी सही नहीं बैठती। उसकी वजह यही है कि कंपटीशन जो यूरोप में होता है वो बहुत ही टफ हो रहता है, और इसी वजह से चैंपियंस लीग का जो चार्म है वो हमेशा बने ही रहता है। और कुछ इसी तरह की गेम्स हुई हैं गेम वीक 2 में, स्पेशली नेपोली वर्सेस रियल मैड्रिड का गेम बहुत ही मजे का एंटरटेनिंग गेम हुई। और उसके बाद यूनाइटेड की गेम भी बहुत ही एंटरटेनिंग हुई, और वहां पर जो है यूनाइटेड गेम अपना हार भी गया। तो सिचुएशन जो है टेबल के ऊपर भी काफी ज़्यादा टफ बनी हुई है यूनाइटेड के लिए, और मुझे लगता है कि इस बार फिर शायद उनको यूरोपा लीग में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि दो गेम्स वो ऑलरेडी हार चुके हैं। और अगर हम नेपोली वर्सेस रियल मैड्रिड की बात करते हैं तो आ, नापोली ने बिल्कुल भाई स्टार्ट में जो है वो लीड भी ले ली थी, लेकिन उसके बाद वही बात है कि रियल मैड्रिड जो है वो गोल कंसीड करने के बाद से कैसे वापस आना है वो जानती है। अब जब मैच खत्म हुआ तो उसके बाद जब मैंने सोशल मीडिया उठाकर देखा, तो अब अगर आप एंटी मैड्रिड फैंस कह लें या जो भी कह लें, तो वहां पर अगर बात की जा रही थी तो वो ये थी कि रियल मैड्रिड बहुत ज़्यादा लकी है। उनको पहला गोल भी लक से मिला, गलत पास था। दूसरा गोल भी बेलिंगम को जो रोका ही नहीं गया, डिफेंडर्स ने कुछ भी नहीं किया वहां पर। थोड़ा सा फिजिकली या किसी तरह से रोकते तो शायद बेलिंगम को भी आसानी से गोल ना मिलता। और तीसरा गोल भी कीपर ज़्यादा बेटर कर सकता था वहां पर। अब कहने को तो ये चीज़ें बहुत आसान है, लेकिन रियल मैड्रिड को क्रेडिट तो देना पड़ेगा आपको भाई, कि अगर उनको मौका मिला है तो उन्होंने मौके को ज़ाया नहीं किया। और ये ऐसे मौके उन्हें ही क्यों मिलते हैं? और क्योंकि वो ऐसे मौके क्रिएट करते हैं। एक जो उन्होंने जो 13-14 चैंपियंस लीग जीती हुई हैं, एक उन्होंने एक अपना एक हवा बना के रखा हुआ है ना, वही जो है दूसरी टीम्स के माइंड पे चल रहा होता है, और उसी चीज़ को मैनिपुलेट करती है रियल मैड्रिड। और वो जो एक दहशत बैठी हुई है ना रियल मैड्रिड की, भाई हमारा रियल मैड्रिड से मैच है, चाहे वो कितने ही डाउन हो, उनके प्लेयर्स अवेलेबल हो ना हो, सुपरस्टार्स खेल रहे हो ना खेल रहे हो, लेकिन जब रियल मैड्रिड आती है चैंपियंस लीग में तो दूसरी टीम हमेशा पैनिक जरूर करती है, और वो फिर गलतियां भी करती है। और यही किया नपोली ने भी। नेपोली की गेम बुरी नहीं थी, चांसेस भी उन्होंने अच्छे बनाए, लेकिन फिर वही बात है कि अपने चांसेस जब आपके अवेल नहीं करते और दूसरी टीम को आप मौका देते हैं गोल स्कोर करने का, और वो टीम गोल जो है वो ज़ाया भी नहीं करती, तो वहां पर फिर आपको जो है नुकसान उठाना पड़ता है। और बिलिंगम की क्या ही बात करें, फिर वही बात आती है कि जी बिलिंगम को जो है वो बहुत लकी हैं, एक असिस्ट भी कर दिया उन्होंने, और उन्होंने जो गोल स्कोर किया वो भी जो है वो डिफेंडर कुछ बेहतर कर सकते थे। लेकिन भाई बिलिंगम अभी तक इस सीजन के अंदर, चाहे वो ला लीगा हो चाहे चैंपियंस लीग हो, हर मैच में परफॉर्म करके दे रहे हैं आपको। और दूसरा लगातार मैन ऑफ द मैच वो है चैंपियंस लीग में भी ले चुके हैं। तो रियल मैड्रिड इस वक्त टॉप पे है और कंफर्टेबल पोजीशन के ऊपर आके बैठ चुकी है। नेपोली सेकंड पोजीशन पे है, और ये ग्रुप भी थोड़ा सा जो है मुझे लगता है कि थोड़ा टफ होने वाला है। सेकंड और थर्ड पोजीशन के लिए काफी ज्यादा फाइट होगी यहाँ पर। और अगर हम बात कर लेते हैं यूनाइटेड की गलातासराय के साथ, तो भाई वहां पर भी गेम बहुत ही इंटरेस्टिंग हुआ। टेन हैग की जो परेशानियां वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। पता नहीं टेन हैग को हमें ब्लेम करना चाहिए या प्लेयर्स को ब्लेम करना चाहिए। हर मैच में कुछ ना कुछ मिसहैप हो रहा है वहां पर। बेंच के ऊपर भी इश्यूज चल रहे हैं, ड्रेसिंग रूम में भी इश्यूज चल रहे हैं, ऑन फील्ड भी इश्यूज चल रहे हैं। कैसेमीरो को रेड कार्ड हो गया था, फिर वहां पे पेनल्टी भी मिस कर दी गई थी अकार्डी की तरफ से, लेकिन फिर उसके बाद भी उन्होंने यूनाइटेड ने तीसरा गोल कंसीड कर लिया, और यूनाइटेड जो है उस बॉटम के ऊपर जो है वो चल रही है। और मुझे तो लगता है कि शायद वो यूरोपा लीग के लिए भी क्वालिफाई ना कर पाए, जिस तरह से वो फुटबॉल खेल रही है। और उनका ग्रुप काफ़ी ज़्यादा टफ जा रहा है। बैन को भी काफ़ी टफ टाइम मिला था अपने मैच में, लेकिन अपना मैच उन्होंने निकाल दिया। और मुझे लगता है कि यूनाइटेड जो है वो उनकी तकलीफ जो है वो बढ़ती चली जाएगी, और टेन हैग जो है वो पता नहीं अब उनके दिन शायद गिने जा चुके होंगे। मुझे ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि अगर मज़ीद डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में और यूरोपियन टूर्नामेंट में अगर टेन हैग को ज़्यादा परफॉर्म नहीं करवा पाए अपनी टीम से, तो मुझे लगता है कि उनको जाना पड़ेगा। तो ये सिचुएशन इस वक्त चल रही है। और यूसीएल में आज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट गेम्स होने वाली हैं। ग्रुप एफ के सारे मैचेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। और भी सबसे बड़ी बात यह कि पोर्टो वर्सेस बारसा का गेम है,
उसके बारे में तो बात लाजिम होगी, उसका थोड़ा सा प्रीव्यू भी करते हैं। और यही कहा जा रहा है कि पोर्टो में पेपे नहीं खेलेंगे शायद बारसा के अगेंस्ट, क्योंकि वो इंजरी का शिकार भी है इस टाइम पे। और बार्सिलोना जो अब डिफरेंट सोर्सेज रिपोर्ट कर रहे हैं, स्पोर्ट्स जो बार्सिलोना रिलेटेड आपका न्यूज़पेपर है, और उसके बाद मुंडो डिपोर्टिवो जो बार्सिलोना को काफ़ी ज़्यादा कवरेज देता है, ये दोनों अपनी ही लाइनअप बता रहे हैं। और एक जगह पे कहा जा रहा है स्पोर्ट्स की तरफ से कि हो सकता है कि कुंदे, क्रिस्टनसन, कैंसेलो और अरोहो चारों को खिलाया जाए, और हो सकता है कि बल्दे को रेस्ट कराया जाए और कैंसेलो को लेफ्ट बैक पे खिलाया जाएगा, कुंदे को मोस्ट प्रॉब्ली राइट बैक पे खिलाया जाएगा। और मुंडो डिपोर्टिवो वो कुछ और कह रहा है, उसमें ये कहा जा रहा है कि सेंटर बैक में से एक सेंटर बैक क्रिस्टनसन और कुंदे में से किसी एक को रेस्ट कराया जा सकता है। तो देखना ये होगा कि क्या होता है, और बार्सिलोना और चावी क्या कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं। क्या वो कैंसेलो को रेस्ट कराएंगे, क्योंकि कैंसेलो लगातार मैचेस खेल रहे हैं, और बारसा क्या उनको रेस्ट कराएगी, और क्या उनको लेफ्ट बैक पे खिलाएंगे, क्या बल्दे को रेस्ट कराया जाएगा, अरोहो को सेंटर बैक पे खिलाया जाएगा, क्या करेंगे, ये एक सोचने वाली बात है। और कॉम्बिनेशन क्या होगा, क्योंकि जो कैंसेलो प्रोवाइड करते हैं आपको एज अ राइट बैक, थोड़ा आगे जाके फाइनल थर्ड में इंटीरियर पोजीशन पे जाके सेंट्रल पोजीशन पे आके, वो कोई और प्लेयर नहीं कर पाएगा, चाहे वो कुंदे हो चाहे वो अरोहो हो। तो बार्सिलोना किस तरह से इस गेम को अप्रोच करेगा वो देखना होगा। फिर उसके बाद अगर हम 4-3-3 खेल रहे हैं, तो आगे राइट विंग के ऊपर कौन खेलेगा? रफीनिया इंजर्ड है ऑलरेडी, क्या लामिन यमाल से स्टार्ट कराया जाएगा या फेरान टोरेस को स्टार्ट कराया जाएगा? वो भी एक सवाल है, देखना पड़ेगा कि क्या होगा। और ये भी खबरें आ रही हैं कि फर्मीन लूपेस को भी स्टार्ट कराया जा सकता है। आपको याद होगा कि पिछला गेम जो बारसा ने खेला था, वहाँ पर रफीनिया इंजर्ड हुए थे और फर्मीन लूपेस को लेके आए सविया के अगेंस्ट, और उन्होंने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो करके दिखाई थी। और फर्मीन लूपेस जो है वो, मुझे लगता है कि लामिन यमाल के साथ साथ फाइंड ऑफ दी सीजन होने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं। बॉक्स के बाहर से भी शूट अच्छी ले लेते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग शूट लेते हैं। तो मुझे लगता है कि फर्मीन लूपस को स्टार्ट कराया जाएगा, और फिर उसके उनके साथ जो है वो गुंडोगन होंगे और गावी होंगे। तो ये मुझे लाइनअप जो है वो नज़र आ रही है इस टाइम पर। तो अब गेम देखा जाए तो बार्सिलोना के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम होने वाला है, और ग्रुप की जो बेस्ट 2 टीम्स हैं वो आपस में खेलेंगी। बार्सिलोना ऑब्वियसली अवे खेलेगा, और अगर बार्सिलोना रिजल्ट निकाल के ले आता है, तो 2 साल के बाद एक उम्मीद जागेगी बार्सा फैंस की कि हम ग्रुप स्टेज से जो है आगे एडवांस करेंगे। और देखने में तो यही लगता है कि यार बार्सा को क्वालिफाई करना चाहिए और टॉप करना चाहिए अपने ग्रुप में, ताकि हमें अगले राउंड में थोड़ी सी जो है वो टीम, हल्की टीम मिले। लेकिन क्योंकि चैंपियंस लीग है, और आज की जो गेम्स, आई मीन अब कल की जो गेम्स हुई हैं, वहाँ पर आपने देखा होगा कि बायर्न को भी बहुत ज़्यादा टफ टाइम मिला, यूनाइटेड भी अपना गेम हारा, मैड्रिड को भी काफ़ी टफ टाइम मिला, और आर्सेनल भी अपना गेम हारा। तो आप किसी भी गेम को लाइट नहीं ले सकते, आपको चैंपियंस लीग में हर गेम जो है वो उसको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी ही पड़ती है। तो अब देखना ये होगा कि क्या होता है, बार्सिलोना किस तरह से गेम को अप्रोच करेगा, और पोर्टो आगे से अपनी गेम कैसी अप्रोच करती है। क्या वो सिट बैक करेगी, लो ब्लॉक में खेलेगी, क्या वो होम एडवांटेज उठाने की कोशिश करेगी और बारसा के ऊपर अटैक करेगी? तो ये अब देखना होगा। और मैं होप करता हूँ कि बार्सिलोना ये मैच जो है वो 2-1 से जीतेगी। आप भी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या होगा, और बार्सिलोना ये मैच क्या जीत पाएगी और कितने गोल से ये मैच जीत पाएगी। कल जब यूसीएल की सारी गेम्स ख़त्म होंगी, तो उसके बाद फिर हम लोग अगली वीडियो में पूरा आपके साथ मैं शेयर करूँगा इसका रिव्यू जो यूसीएल का हुआ है, और उसमें पॉइंट्स टेबल वगैरह भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।